हेमंत सरकार आ गई। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और हेमंत सोरेन के अलावा 3 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें कांग्रेस के विधायक आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव और आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता शामिल हैं। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में रांची में विपक्षी एकता की झलक देखने को मिली। राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, डीएम के अध्यक्ष स्टालिन शामिल हुए। हालांकि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त होने की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए। उन्होंने संजय सिंह को अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड की नई सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें विश्वास है कि झारखंड की नई सरकार सभी नागरिकों के विकास के लिए काम करेगी और राज्य में शांति और समृद्धि का नया दौर शुरू होगा। चलिए, रांची से पूरे अपडेट के साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार जुड़ गए हैं। तो प्रभाकर, ये बताएं कि आखिर हेमंत सरकार की इस पारी के लिए जिस तरह विपक्षी नेता एक मंच पर आए, हमने विपक्षी ताकत का एक मंजर भी देखा, उसे किस तरह के संकेत के तौर पर लेना चाहिए? क्या संकेत उससे मिलते हैं? क्या इसे विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल, ये शक्ति प्रदर्शन था। ये केवल एक मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, बल्कि शक्ति प्रदर्शन था और सीधे तौर पे था। यही कारण था कि कोशिश की गई कि जितने भी गैर भाजपाई राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ मौजूद रहे, राहुल गांधी मौजूद रहे। यहाँ तक कि सोनिया गांधी के लिए भी कोशिश की गई थी, लेकिन अपने कार्यक्रम के चलते वो आ नहीं पाई। और जितने भी बड़े आप देखेंगे विपक्ष के चेहरे हैं, चाहे वो लेफ्ट से हों, चाहे वो डीएमके से हों, ये सारे वहाँ मौजूद थे। और कोशिश भी यही थी कि वो एक ऐसा मंच हो जिससे विपक्षी एकता दिखे। अगर आप झारखंड विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट की समीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये राज्य जो है ये बिहार और बंगाल से सटता है और इसके जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पे भी इन्होंने अच्छा किया है, जिससे कि आने वाले समय में बंगाल के चुनाव हैं, बिहार के चुनाव हैं, उस पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। वो सीधा संकेत दे रहा है कि जो मतदाता हैं उनका रुझान जो है वो किस ओर है। बिहार से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि सीट उनके खाते में केवल एक आई है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज उनके पास वो ठीक ठाक है, तो जिससे उनका हौसला बढ़ा है। ममता बनर्जी का हौसला बढ़ा है। जो लेफ्ट के कैंडिडेट थे उन्होंने बंगाल से सटे हुए इलाकों पे ममता बनर्जी से जुड़े हुए लोग जो थे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। कुल मिला के जो ये एनडीए के लिए चिंता की बात है। और आज जो मंच सजा है वो वही एक शक्ति प्रदर्शन का मंच था, जिसमें कि लोगों को ये बताना कि जो विपक्षी एकता है वो मौजूद है और वो मजबूत है। जहाँ तक हेमंत सरकार की बात है, उनके सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि अगर आप उनके दावों को देखें, उनके वायदों को देखें, तो वो काफी बड़ी संख्या में उन्होंने ऐसे वायदे किए हैं। जल जंगल जमीन पे ये चुनाव लड़ा गया था झारखंड की जेएमएम की तरफ से, और कांग्रेस ने ऋण माफी की बात की थी किसानों की। इन सारी चीजों को अगर आप जमीन पे उतारेंगे तो उस पे आपके एक्सचेकर पे, स्टेट एक्सचेकर पे उसका बोझ पड़ेगा। वो कैसे ये हैंडल करेंगे? और अगर आप देखिए तो झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो काफी प्रचुर मात्रा में वहाँ मिनरल्स हैं, वहाँ खनिज पदार्थ हैं, वहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सरकार जहाँ एक और जल जंगल जमीन के सुरक्षा की बात कर रही है, वहीं इसके सामने चुनौती होगी जो इंडस्ट्रीज है, बड़े इंडस्ट्रीज को लाने की चुनौती होगी। और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग है एक दूसरे के। अगर आप जमीन की सुरक्षा करते हैं तो आप फिर बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। ये सारी चुनौतियों का हेमंत सरकार को सामना करना पड़ेगा। आज पहला दिन है, हमें लगता है कि सरकार को कुछ और समय देना चाहिए और उसके बाद इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि इन्होंने जो वादे किए हैं अपने वोटरों से उसे कैसे ये जमीन पर उतारेंगे। जी राइट, शुक्रिया प्रभाकर तमाम डिटेल्स के लिए। तो यहाँ हमने देखा मंच पर विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन और यहाँ पर तमाम विपक्षी नेताओं को हमने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत भी लेते हुए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। आज पीएम मोदी ने साल 2019 की आखिरी मन की बात में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नए दशक में युवाओं की भूमिका अहम होगी। पीएम ने कहा कि आज का युवा सुस्त सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत रखता है और अराजकता, अस्थिरता, परिवारवाद और जातिवाद के खिलाफ है। हमारी ये पीढ़ी बहुत ही प्रतिभाशाली है। वो व्यवस्था को पसंद करते हैं, सिस्टम को पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, वे सिस्टम को फॉलो भी करना पसंद करते हैं। और कभी कहीं सिस्टम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड न करे
तो वे बेचैन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथ सिस्टम को सवाल भी करते हैं। मैं इसे अच्छा मानता हूं। एक बात तो पक्की है कि हमारे देश के युवाओं को हम ये भी कह सकते हैं अराजकता के प्रति नफरत है, अव्यवस्था, अस्थिरता, इसके प्रति उनको बड़ी चीड़ है। वे परिवारवाद, जातिवाद, अपना पराया, स्त्री पुरुष, इन भेदभावों को पसंद नहीं करते हैं। प्रियंका गांधी से बदसलूकी मामले में यूपी भवन के सामने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ महिला प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए चूड़ियां और सिंदूर लेकर आई थीं। इधर लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाने के बाद सियासत तेज हो गई है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि उनका गला दबाया गया और उनको गिराया गया। हालांकि बाद में वो गिराने के बयान पर थोड़ा नर्म भी पड़ती दिखी। और पहले हम आपको दोनों यहां पर बयान सुनाते हैं। रास्ते में अचानक पुलिस की गाड़ी आगे आई और उन्होंने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे रोक ली और हमें कहा कि आप नहीं जा सकते। तो हमने पूछा भाई क्यों नहीं जा सकते? इनको तो मालूम भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो रोकने का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते? नहीं, आप नहीं जा सकते, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा फिर मुझे रोकिए। तो मैं गाड़ी से उतर गई और मैंने कहा मैं पैदल जाऊंगी। मैं पैदल चलने लगी तो फिर मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे ढकेला। पुलिस वालों ने आपको धकेला? हाँ, एक महिला पुलिस कर्मचारी ने। मैं गिर गई। नहीं, फिर मैं चलती रही। थोड़ी देर बाद फिर मुझे रोका, फिर मुझे पकड़ा। तो मैं अपने कार्यकर्ता के टू व्हीलर पे बैठ के उनके साथ चली गई। किसी पुलिस वाले का हाथ ऐसे लग गया मुझे, तो मैं थोड़ी गिर गई, उठ गई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इधर पुलिस ने भी प्रियंका के आरोपों को भ्रम फैलाने वाला बताया है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी की गाड़ी निर्धारित मार्ग पर न जाकर लोहिया पथ की तरफ जाने लगी। तब इनके द्वारा महोदया से सुरक्षार्थ गंतव्य हेतु जानकारी चाही गई, क्योंकि महानुभाव के कैटेगराइज सुरक्षा के दृष्टिगत अग्रिम सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था कराई जानी अपेक्षित रहती है। जिसके बारे में इनको क्षेत्राधिकारी को पूर्व से सूचित नहीं किया गया और यह जानना चाहती थी कि श्रीमती वाड्रा कहाँ जाना चाहती हैं, जिस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनको वहां पर रोका गया और जानकारी देने से इनकार किया गया। इसके बाद श्रीमती वाड्रा गाड़ी से उतरकर पैदल कार्यकर्ताओं के साथ चलने लगी। इन्होंने जो क्षेत्राधिकारी अर्चना है, इन्होंने यह भी अवगत कराया कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भ्रामक बातें जैसे कि गला पकड़ना, गिराना आदि जो प्रसारित की जा रही हैं वो पूर्णतः असत्य हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियंका गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं। चर्चा में बने रहने के लिए श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी के द्वारा लगातार हल्का जो पन दिखाया जा रहा है, ऐसे मामलों में जिसमें कोई पुलिस प्रियंका जी को क्यों जाकर के धक्का देगी या क्यों गला दबाएगी और इस प्रकार के आरोप लगाना, मतलब मैं समझता हूं कि राजनीतिक गंभीरता को हल्केपन में बदलने का काम करते। पुलिस सुरक्षा में लगी है और पुलिस पर आरोप लगा। इधर ठंड का प्रकोप जारी है। जम्मू कश्मीर के तापमान में लगातार गिरावट के साथ वर्ल्ड फेमस डल झील जम गई है और घाटी में ठंड का आलम यह है कि आज श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लगातार बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जिंदगी थमसी गई है। वहीं गुलमर्ग में तापमान -13 डिग्री तक दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे। एयरटेल से बात करना और महंगा हो गया है और एक महीने के भीतर भारतीय एयरटेल ने दूसरी बार अपनी मोबाइल दरों में बढ़ोतरी की है। प्रीपेड ग्राहकों के लिए 1 मिनट बात करने के लिए ₹1.5 आपको देने होंगे। लेकिन तमाम डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा जुड़ गए हैं। असीम, ये बताएं कि आखिर बढ़ोतरी यहाँ पर जो हुई है, क्या है अब नई दरें?
देखिए, जो टेलीकॉम कंपनियां उन्होंने 4 दिसंबर को अपनी दरें जो है रिवाइज की थी और करीबन 40% के आसपास अपनी दरें जो है वो बढ़ाई थी। अब एयरटेल ने अपने बेस पैक जो है उनको रिवाइज कर दिया और बेस दरें जो है वो बढ़ा दी हैं। सबसे पहले तो आपको वैलिडिटी जो है आपकी, अगर आपको नेटवर्क से जुड़े रहना है तो आपको कम से कम 45 रुपए का रिचार्ज जो है वो कराना पड़ेगा और इस 45 रुपए के चार्ज में आपको 28 दिन की वैलिडिटी जो है वो मिलेगी। इसके अलावा बेस पैक के अंदर एक सबसे कॉल दरें जो है वो भी महंगी हो गई है। आपको 2 रुपए 5 पैसे 2.5 पैसे प्रति सेकंड की दर से दर जो है वो मिलेगी, यानी कम से कम आपको 1.5 रुपए प्रति 1 मिनट का जो है वो बात करने के लिए चुकाना होगा। इसके अलावा एसएमएस के चार्ज जो है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। 1 रुपए प्रति एसएमएस आपको चार्ज लगेगा। अगर आप एसटीडी एसएमएस करते हैं तो आपको 1.5 रुपए एसएमएस प्रति एसएमएस जो है वो देना पड़ेगा। तो ये दरें जो है आज से लागू हो जाएंगी। तो जो भी ग्राहक अब नया पैक जो है खरीदेंगे बेस पैक, उनके ऊपर ये दरें जो है लागू होंगी, यानी कि नए साल से अगर आप टेलीकॉम सर्विसेज ले रहे हैं, टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा महंगा सौदा साबित हो सकता है। ऑलराइट, शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। नए साल में ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। 1 जनवरी से रुपए और यूपीआई से पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद राहत का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को अपने यहाँ यूपीआई और रुपए से पेमेंट की सुविधा देनी होगी। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में ही एमडीआर से छूट का ऐलान किया था। अमूमन यहाँ पर कारोबारी 2% तक एमडीआर वसूलते हैं। एनपीए को लेकर सरकार और आरबीआई आमने सामने हैं। सरकार ने आरबीआई की उस रिपोर्ट को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि बैंकों में ग्रॉस एनपीए अगले साल सितंबर तक बढ़ सकता है। वित्त मंत्रालय ने यहां पर कहा है कि खुद आरबीआई ने अपनी पिछली रिपोर्ट में माना था कि बैंकों में ओवरऑल एनपीए यहां पर कम हो रहा है। लेकिन चलिए तमाम डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। तो आलोक, कैसे आरबीआई और सरकार एनपीए की इस रिपोर्ट को लेकर आमने सामने है, बताएं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हवाले से जो आरबीआई ने कहा है कि एनपीए का स्तर चिंताजनक हो गया है, उसको लेकर सरकार ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसने साफ तौर से एक तरह से आरबीआई की उस रिपोर्ट को नकार दिया है जिसमें कहा गया कि जो एनपीए का स्तर है शेड्यूल कमर्शियल बैंकों में वो सितंबर 2019 के मुकाबले अगले साल यानी सितंबर 2020 में 9.3% से बढ़कर 9.9% यानी करीब 10% हो जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस पर वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि ये आरबीआई की रिपोर्ट काफी विरोधाभासी है, क्योंकि आरबीआई की ही रिपोर्ट एक साफ तौर पे कहती है कि जो टोटल असेट्स है उसके मुकाबले जो एनपीए का अनुपात है उसमें ड्रास्टिकली कमी आई है। जो मार्च 2019 में जो एनपीए 4% था, नेट एनपीए, वो घटकर 3.7% हो गया है। इस लिहाज से अगर देखें तो एनपीए, नेट एनपीए के स्तर में सुधार हुआ है, गिरावट दर्ज की गई है। और दूसरी तरफ सरकार ने लगातार जो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स हैं उस पर लगातार काम किया है और उसमें काफी एक तरह से मजबूती से काम हुआ है। और सरकार लगातार बैंकों को साफ सुथरा बनाने, उनकी आर्थिक मजबूती और जो उसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। और ओवरऑल देखें तो एनपीए के स्तर में सुधार हुआ है। तो कुल मिलाकर सरकार ने आरबीआई के उस रिपोर्ट को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया है जिसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उनमें ओवरऑल एनपीए बढ़ने की चिंता जताई जा रही है। ऑलराइट, शुक्रिया आलोक। और 2019 में निफ्टी के किन शेयरों ने कराई कमाई और कहां हुआ लॉस, पूरा अपडेट आपको हम देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अगर एक साल के दौरान देखिए तो NSE 500 में 5 से 6 ऐसी कंपनियां हुई थी जिन्होंने दुगने से ज्यादा रिटर्न दिया। करीब 100% से ज्यादा रिटर्न देने वाली भी बहुत सारी कंपनियां रही हैं। एक एक करके उनके नाम देखते हैं। सबसे पहला नाम तो बट ऑब्वियस अदानी ग्रीन का है। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि 22,000 करोड़ की मार्केट कैप में पहुंच गई, सीधे 6,000 करोड़ से बढ़कर, यानी स्मॉल कैप से सीधे जम करके लार्ज कैप की तरफ अब अग्रणी है। अदानी ग्रीन करीब 273% का एक रिटर्न यहां पर आया। रिलायंस निपॉन 119% का, आवास फाइनेंशियल 117% रिटर्न और हाल की लिस्टिंग HDFC AMC 114% का एक शानदार रिटर्न इस शेयर की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। ना केवल ये बल्कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसी कंपनियों में भी 100% का रिटर्न रहा। डिक्सन टेक करीब 90% का रिटर्न, अभी भी 6,000 के टारगेट्स यहां पे दिए जा रहे हैं। मन्नापुरम फाइनेंस नए हाइज बनाता हुआ 85% का रिटर्न इस शेयर की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ा है इसी साल के दौरान। कुछ और कंपनीज की बात करें तो एस्ट्राजेनेका, इंडिगो,
विगो, इन्फो एज और साथ साथ वर्लपूल, कुछ और ऐसे नाम हैं जो कि करीब 75 से लेकर 85% तक चढ़े। तो NSE 500 की वो शेयर है जहां पर एक जोरदार रिटर्न इस साल आता हुआ दिखाई पड़ा। अब वो शेयर जो कि इस साल टूटे हैं NSE 500 में, तो उसमें बट ऑब्वियसली पहला नाम जो है वो कॉक्स एंड किंग्स का है। एक तेज बिकवाली इस शेयर में आई है और एडजस्टमेंट्स भी हैं, उन सबको मिलाकर करीब 90-99% वाइप आउट हो चुका है। सिंटेक्स प्लास्टिक 96% वाइप आउट, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम, कुछ और ऐसे नाम जो कि 90-95% तक अपनी वैल्यू को इरोड कर चुके हैं। साथ ही साथ कुछ और शेयरों की बात किया तो ADAG ग्रुप के सभी शेयर, चाहे आप रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रा, किसी का भी नाम ले लें, सब में ही 90% से ज्यादा फॉल है। इसीलिए ये ग्रुप 27,000 करोड़ की मार्केट कैप से सीधे टूट के 2700 करोड़ की मार्केट कैप के करीब पहुंच चुका है। तो एक जोरदार बिकवाली इस ग्रुप में रही। इसके अलावा जेट एयरवेज, रिलायंस पावर, जैन इरिगेशन, कुछ और ऐसे नाम हैं जहां पर जोरदार बिकवाली रही। तो ओवरऑल एक ग्रुप का इसमें डिमोलिश हुआ और साथ साथ कई ऐसे मल्टीबैगर निकले जहां पर एक अच्छी खरीदारी इस पूरे साल के दौरान देखने को मिली। ऑलराइट, तो हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा बताते हुए 2019 में कौन से रहे वो सितारे स्टॉक्स जिन्होंने मुनाफा कमा कर दिया और कौन से वो शेयर थे जिन्होंने निराश किया है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यू ईयर पार्टी की। मुंबई में नए साल का जश्न फीका पड़ सकता है। BMC ने नए साल के मौके पर रूफटॉप यानी छत पर पार्टी मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। BMC ने कहा है कि होटल, बार, रेस्टोरेंट्स और पब की छत पर पार्टी नहीं मनाई जा सकती। लोअर परेल के कमला मिल्स, रघुवंशी मिल्स और तोड़ी मिल्स पर BMC की कड़ी नजर है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा को देखते हुए BMC ने यह फैसला लिया है। दरअसल 2017 में 29 दिसंबर को मुंबई के लोअर परेल के कमला मिल्स कंपाउंड में मोजो बिस्ट्रो लाउंज में भीषण आग लग गई थी और इस अग्निकांड में 14 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 21 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इलेक्ट्रिक कार अब पकड़ेगी रफ्तार और ये एक उम्मीद भी है और एक सवाल भी, क्योंकि पिछले साल सरकार ने कई इंसेंटिव्स दिए लेकिन ग्राहकों के सामने बहुत ज्यादा विकल्प नहीं आए। दरअसल कई समस्याएं हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक कारें पॉपुलर चॉइस नहीं बन पा रही हैं। तो क्या इस साल यानी 2020 में वो हो पाएगा जिसका सपना सरकार पिछले कुछ सालों से दिखा रही है? देश के ईवी मार्केट में फिलहाल सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई। पर देश में इलेक्ट्रिक कार की तेज डिमांड की उम्मीद में कई प्लेयर्स 2020 में अपनी इलेक्ट्रिक कारें उतारने की तैयारी कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति 2020 में वैगन आर EV उतारने वाली है। वहीं टाटा मोटर्स ने भी हाल ही में अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन EV को उतारने की घोषणा कर दी है। देश की इस इलेक्ट्रिक बैंडवैगन में कई विदेशी ऑटो प्लेयर्स भी उतरने की तैयारी कर रहे हैं। MG की ZS EV, पोर्शे की EV टाइकैन, जैगुआर की I-Pace और ऑडी की e-tron भी 2020 में इंडियन मार्केट में लॉन्च के लिए तैयार हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज्यादा प्लेयर्स की मौजूदगी EV मार्केट की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये भीड़ अच्छी है क्योंकि इससे इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होगा। हमारी प्रोडक्ट इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी और जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकेंगी कंट्री में उतना अच्छा है। मार्केट शेयर जो है एक प्लेयर की तरह ज़रूर इम्पॉर्टेंट होता है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री साइज़ का ग्रोथ हो। इंडस्ट्री साइज़ का ग्रोथ तभी होता है जब बहुत सारे प्लेयर्स इसमें आते हैं। दरअसल EV मार्केट के लिए ये लॉन्चेस 2019 में सरकार की तरफ से दिए गए इंसेंटिव्स का नतीजा है। EV को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने GST में कटौती, इंटरेस्ट सबवेंशन और सब्सिडी से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं। पर इलेक्ट्रिक कार मार्केट के लिए इन घोषणाओं से ज्यादा जरूरी है इकोसिस्टम का तैयार होना। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में EV की ग्रोथ से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेगमेंट के लिए अब भी बड़ी चुनौती है। फ्रॉम अ पॉलिसी फ्रेमवर्क काफ़ी कुछ हुआ है। हमारा डिस्कशन अब ज़्यादातर रहेगा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किस तरह प्रोग्रेस किया जाए। जिस तरह एक कंज्यूमर को एक अप्रीहेंशन रहेगा कि चार्जिंग गाड़ी कैसे चार्ज की जाए, उसमें किसमें विजिबल प्रोग्रेस दिखना बाकी है। भारतीय थिंक टैंक नीति आयोग ने 2030 तक भारत को 100% इलेक्ट्रिक कार मार्केट बनाने का टारगेट सेट किया है। सरकार भी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई कदम उठा रही है, पर प्राइसिंग, रेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी EV के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सिल्की सिंह, मुंबई। एक फूड टेक स्टार्टअप जो सिर्फ हेल्दी मील प्लान ही नहीं तैयार करता बल्कि उन्हें अपने किचन में तैयार कर डिलीवर भी करता है ताकि आपको अपने डाइट के साथ टिकने में कोई दिक्कत ना हो। न्यूट्रिशन पर इस नए अप्रोच के साथ शुरू हुआ रिप्सी,